नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज के ऊपर। दोस्तों, अपनी राजस्थान थीम आधारित क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और जैसा कि अपन ने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर पहले ही बता रखा है कि अपनी जो क्लासेज रहेगी उसकी थीम क्या क्या रहेगी, तो उसी को फॉलो करते हुए दोस्तों आज अपना जो सेशन शुरू हो रहा है ये भारत की थीम आधारित क्लासों के ऊपर है, जिसमें भारत से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है मायने रखती है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और आज की क्लास जो है भारत के सेशन के ऊपर है, पहली क्लास है अपनी भारत के ऊपर, तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। उम्मीद है इस वक्त सबकी क्लासें, सबकी जो पढ़ाई है अच्छे से चल रही होगी। हालांकि अभी के जो हालात हैं वो तनावपूर्ण है, लेकिन अपने आप को जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए अपने को अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत आधारित अपने करंट अफेयर्स की पहली क्लास को। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपन ने उन चीजों को सिलेक्ट किया है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमी फोरम पोर्टल लॉन्च, यानी ये जो है भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये जो पोर्टल है आपका, ये भारत के नीति आयोग के द्वारा और NCAER के सहयोग से विकसित किया गया है। अपना जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम, जो डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, कब हुआ है और किसने किया, ये सब चीजें अपन यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से नई दिल्ली में, यानी 1 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसका क्या किया, शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया। श्रीमती निर्मला सीतारमण जो भारत सरकार की वित्त मंत्री है, इनके द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है ये क्या है और इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य देखिए, सभी 28 राज्यों के डेटा उपलब्ध होंगे, यानी ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर भारत के जितने 28 राज्य हैं उन सभी 28 राज्यों का जो ऑनलाइन डेटा है वो अवेलेबल रहेगा। उसमें क्या क्या शामिल रहेगा, देखिए, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय डेटा के साथ साथ शोध रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक लेख और विशेषज्ञों की राय शामिल होगी। यानी अपने राज्य सरकारों के जो सामाजिक, आर्थिक और जो आपके वित्तीय डेटा है, ये सारी इनके शोध रिपोर्टें उसके ऊपर अवेलेबल रहेगी। एक क्लिक के अंदर जो है आपको पूरा डेटा उपलब्ध हो जाएगा। तो ये नीति आयोग ने NCAER के सहयोग से विकसित किया है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर, कि इसमें जो डेटा सरकार के द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं वो 1991-92 से लेकर के और 1990-91 से दोस्तों, 1990-91 से लेकर के और 2022-23 तक, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जो डेटा लिए गए हैं वो कब से कब तक है, 1990-91 से लेकर के और 2022-23 तक के 30 वर्षों के डेटा। कितने वर्षों के, 30 वर्षों के डेटा आपको इस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल के ऊपर मिलेंगे। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि राज्य जो है एक दूसरे के मॉडल को समझ सके और एक दूसरे की चीजों को अपनाकर जो है डेवलपमेंट का नया रास्ता तय कर सके। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और अच्छा क्वेश्चन है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखिए, निधि तिवारी, ये एक शख्सियत है जो हाल ही में चर्चा के विषय में रही है। अप्रैल महीने के अंदर PM की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, निधि तिवारी को क्या किया गया है, प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है और ये प्रधानमंत्री के जो इनका जो लोकसभा क्षेत्र है आपका वाराणसी, वहीं से संबंधित है। अगला है PM E-ड्राइव। दोस्तों, भारत सरकार की ये जो योजना है PM E-ड्राइव, ये काफी पहले 2024 में ही जो है आपकी लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन अभी क्यों चर्चा में आई है, देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक EV चार्जिंग, ध्यान रखिए दोस्तों,
पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं उन ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 72,300 तक करना। यानी ये प्रश्न है बन सकता है अपना कि पीएम जो ई ड्राइव है इसके तहत वित्त वर्ष 2025-26 के अंदर जो आपके ईवी चार्जिंग स्टेशन है, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे वो बंदरगाह से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, एयरपोर्ट पर हो, इन सबको जो है कितना करने का लक्ष्य रखा गया है 72,300। अगर अपन बात करें तो अभी जो है आपका ये लगभग 30,500 के आसपास स्टेशन है। तो इन स्टेशनों को बढ़ा करके जो है 72,300 करने की जो है गवर्नमेंट की लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। यहां पर अगला देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंटरनेशनल के हिसाब से भी और भारत के हिसाब से भी। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था, कब चला, तो म्यांमार भूकंप में भारत की ओर से मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अप्रैल महीने के शुरुआत में जो म्यांमार के अंदर भूकंप के झटकों ने तबाही मचाई थी, तो उसके सहयोग के लिए, म्यांमार की मदद के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्रह्मा। और उसके तहत देखिए आईएनएस घड़ियाल, भारतीय नौसेना का एक मालवाहक जो जहाज है आईएनएस घड़ियाल, ये 442 मीट्रिक टन रसद लेकर म्यांमार गया। यानी कुल मिलाकर के ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया था, ये म्यांमार के अंदर भूकंप के राहत कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। और ये दोस्तों ये आईएनएस घड़ियाल आपके विशाखापट्टनम में, जो आपका विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह है वहां से गया था। इसके बाद में देखिए मूडीज रिपोर्ट, मूडीज एक मतलब आपकी रिपोर्ट जारी करती है, रिपोर्ट जारी करने, ये सर्वे करने वाले एक पत्रिका, इसने क्या किया है, G20 देशों में, उभरते हुए विकसित देशों में भारत की ग्रोथ रेट सर्वाधिक, यानी जो G20 आपका एक समूह है, इसके अंदर जो देशों की ग्रोथ रेट है उसमें मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक ग्रोथ रेट है। और इसने लगभग भारत का ग्रोथ रेट कितना माना है, 6.5%। और इसने बताया है कि भारत की जो महंगाई दर है वो पिछले वित्त वर्ष में लगभग कितनी रही, 4.5% रही है। यहीं पे देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, पूनम गुप्ता, ये भी एक नाम है जो अभी चर्चा में आया है अप्रैल महीने के अंदर, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर बनाया गया है पूनम गुप्ता को। अब इनका संबंध पहले किससे रहा है, एनसीएईआर से, इसकी महानिदेशक रही हुई है ये। और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का रहेगा। कितने वर्षों का कार्यकाल रहेगा दोस्तों, 3 वर्षों का। और अगर अपन देखें आगे तो ये आपकी जो पूनम गुप्ता जी हैं ये देवव्रत पात्रा की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी, देवव्रत पात्रा की जगह लेंगी। दोस्तों भारत से जुड़े हुए, भारत के करंट अफेयर से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं की चर्चा अपन यहां पर कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, अपन को पता है हर चीज करंट से जुड़ी हुई रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बहुत महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जिस पर हाल ही में लोग ये पारित भी हो चुका है, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल चुकी है, उसके बावजूद भी इस पर भारी विरोध हुआ है और ये भी कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए इसका उद्देश्य क्या था इसमें बिल में संशोधन करने का दोस्तों, 2025 जो है ये, इसमें वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने तथा वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन करना। यानी जो वक्फ बोर्ड है उसकी जो संपत्तियां हैं उसका कुशल प्रबंधन करना, उसको सही काम में लेना, जिस उद्देश्य से वो संपत्तियां हैं उसी कार्य में वो आए, उस उद्देश्य से सरकार ने इस बिल के अंदर संशोधन किया है। यहां पर देखिए लोकसभा के अंदर 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ था। ये याद होगा दोस्तों, रात को देर तक जो है आपका सदन चला था, लगभग 1:30-2 बजे तक उसी दिन ये पारित हुआ था। उसके बाद में राज्यसभा के अंदर ये आपका 4 अप्रैल 2025 को, हालांकि 3 अप्रैल को पेश हो गया था लेकिन पास ये 4 अप्रैल को हुआ था।
और राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 5 अप्रैल 2025 को मिलते ही इसने कानून का रूप ले लिया था और ये पारित हो गया था। लेकिन फिलहाल ये अभी क्या है, विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों यहां पर एक और ध्यान रखना, जो अल्पसंख्यक मामलात जो मंत्री है आपके केंद्र सरकार में, किरेन जो रिजिजू, उन्होंने इसको जो है पेश किया था बिल को, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है रक्षा निर्यात 2024-25, यानी भारत सरकार का जो रक्षा निर्यात है 2024-25, उसके अंदर क्या स्थिति रही है। तो देखिए दोस्तों 23,622 करोड़ रुपए का जो है रक्षा निर्यात रहा है 2024-25 में। अगर डॉलर की बात करें तो 2.76 अरब डॉलर का ये रक्षा निर्यात रहा है। और 2023-24 के अंदर कितना था, ये 24-25 का है, 23-24 के अंदर 21,083 करोड़ का था। और इस बार जो बढ़ोतरी रही है दोस्तों भारत के रक्षा निर्यात में, वो इंपॉर्टेंट है कि 12.04% की बढ़ोतरी रही है, 12.04% की बढ़ोतरी रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, बढ़ोतरी हुई है लेकिन घटती हुई दर के साथ हुई है। कैसे, अगर 2023-24 की बात करें तो इसमें लगभग 32% की बढ़ोतरी थी। कितनी थी, 32% की बढ़ोतरी थी। और 24-25 में कितनी बढ़ोतरी दोस्तों, 12.04। तो कहने का मतलब बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष क्या हुआ है, नीचे गया है ग्राफ। तो घटती हुई दर से वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नक्सल सरेंडर नीति लॉन्च, यानी जो नक्सलवादी एरिया है उसको नक्सल मुक्त करवाने के लिए नई जो सरेंडर नीति जारी करी गई है भारत सरकार के द्वारा, हाल ही में अप्रैल 2025 में लॉन्च की है दोस्तों। श्री अमित शाह जी जो है केंद्रीय गृह मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च की गई है 5 अप्रैल 2025 को। कब लॉन्च की गई है, 5 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। ये ध्यान रखिएगा, नई नक्सल सरेंडर नीति कहां से, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से 5 अप्रैल 2025 अमित शाह जी के द्वारा। यहां पर एक और ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कगार, यानी ये नक्सलवादी एरिया के अंदर नक्सलवाद को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है, जिसको इस नीति को जारी किया उस दिन क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। और ये नीति क्या करती है दोस्तों, आपके नक्सलियों को एक मौका देती है वापस से उनकी सामान्य जिंदगी में लौटने का, यानी वापस से उनको मुख्य सामाजिक धारा में लाने के लिए ये नीति लागू की गई है, ताकि जो लोग गुमराह हो चुके हैं, जो किसी मतलब जो है किसी की बातों में आकर के या लालच में आकर के जो इस उद्देश्य से भटक चुके हैं, उनको वापस लाना इस नीति का उद्देश्य है। तो दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर बात। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट के बाद में अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करते हैं चर्चा। दोस्तों भारत का जो करंट अफेयर्स है ये लगभग हर एग्जाम के अंदर ही पूछा जाता है। यहां पर ऐसे प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं जो अप्रैल महीने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं आगे दोस्तों अपन। प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा, देखिए दोस्तों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर से भी अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसको शामिल अपन ने भारत के प्रश्नों के अंदर किया है। हाल ही में अप्रैल महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री की जो है श्रीलंका की यात्रा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। देखिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। 4 से 6 अप्रैल 2025 यानी 3 दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री की रही है, 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में। यहां पर क्या क्या हुआ है, किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे अपन दोस्तों। देखिए मित्र भूषणम, ये श्रीलंका जो देश है उसका सर्वोच्च सम्मान है मित्र भूषणम, और ये सम्मान श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस यात्रा के दौरान दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके जी के द्वारा ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो सम्मान है ये मोदी जी का 22वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। आपका जो मित्र भूषणम है ये अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी का कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मान है दोस्तों, 22वां। ये भी एक प्रकार का प्रश्न बनता है।
और फिर इसके अंदर जो यात्रा है, इस यात्रा में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है वो है रक्षा क्षेत्र का समझौता। दोस्तों बहुत सारे समझौते हुए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो रक्षा क्षेत्र है ये समझौता सबसे महत्वपूर्ण समझौता मेरे हिसाब से है, क्योंकि दोस्तों भारत के और श्रीलंका के बीच में रक्षा समझौता हुए लगभग 4 दशक हो चुके हैं। दोस्तों 1987 के अंदर जब भारत ने श्रीलंका के अंदर शांति सेना भेजी थी, उस समय यह समझौता भारत और श्रीलंका के बीच में सैनिक समझौते हुए थे, लेकिन लगभग 4 दशक के बाद में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए और जो है एक दूसरे के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के हिसाब से, और श्रीलंका ने भी कहा है कि वो अपनी जमीन का जो है किसी भी प्रकार से भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं होने देगा। तो इस दृष्टि से रक्षा समझौता महत्वपूर्ण रहा है इस दौरे के ऊपर। बाकी और अन्य विशेष चीजें क्या क्या रही है दोस्तों, ऊर्जा क्षेत्र के अंदर समझौता, ये जरूर ध्यान रखिएगा कौन कौन से क्षेत्रों में समझौता हुआ है। सबसे पहला क्षेत्र रक्षा क्षेत्र तो आ गया, इसके अलावा और कहां पर हुए देखिए, ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र के अंदर त्रिंकोमाली बंदरगाह, दोस्तों श्रीलंका के अंदर एक बंदरगाह है त्रिंकोमाली बंदरगाह, यहां पर भारत ने जो है क्या करने का निर्णय लिया है, दोनों देशों ने मिलकर के ऊर्जा केंद्र बनाने का निर्णय लिया। त्रिंकोमाली बंदरगाह को क्या बनाया जाएगा, ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। और ये 3 देश मिलेंगे यहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बाद में एक और देश यहां पर शामिल रहेगा जिसका नाम है यूएई। दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र का जो त्रिंकोमाली बंदरगाह है इसको विकसित करने के लिए भारत और श्रीलंका के साथ में तीसरा देश कौन सा रहेगा, यूएई, यानी ये त्रिपक्षीय समझौता है। इसके बाद में देखो डिजिटल ट्रांसमिशन यानी सूचना तकनीक को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। सोलर पावर प्रोजेक्ट, दोस्तों सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका के सोमपुर में 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना का वर्चुअल भूमि पूजन किया मोदी जी के द्वारा। देखो सोमपुर में, प्रश्न उठ जाए कि श्रीलंका में कौन सी जगह पर 120 मेगावाट की सौर ऊर्जा का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया, सोमपुर के अंदर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता हुआ, दवाओं के जो है आदान प्रदान को लेकर के। सांस्कृतिक और धार्मिक जीर्णोद्धार, देखिए दोस्तों भारत और श्रीलंका की संस्कृति में भी मेल जोल रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के यहां से अशोक जो सम्राट थे उनके द्वारा श्रीलंका में किया गया है। तो श्रीलंका की जो सांस्कृतिक परिवेश है, सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषताएं हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है। सीता एलिया मंदिर है वहां पे एक, इस सीता एलिया मंदिर के साथ और भी अन्य मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार का जो है काम करने के ऊपर समझौता हुआ है। साथ ही 5000 सौर यूनिट इन धार्मिक क्षेत्रों में लगाने का और 5000 एमटी कोल्ड स्टोरेज की जो है समझौता यहां पर हुआ है। कृषि के क्षेत्र में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना पर समझौता हुआ है। तो देखिए श्रीलंका के साथ जो ये दौरा रहा है मोदी जी का, इसमें रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, डिजिटल क्षेत्र, सौर ऊर्जा का क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, इन तमाम मुद्दों के ऊपर समझौते हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को 22वां सम्मान यहाँ पे दिया गया है। और कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो रक्षा समझौता हुआ दोस्तों, ये 4 दशक बाद में भारत और श्रीलंका के साथ रक्षा समझौता हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के हिसाब से आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। यहां से आगे देखिए, 4 मल्टी ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी, भारत सरकार के द्वारा 4 मल्टी ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे को विस्तार देना, यानी इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है दोस्तों, भारतीय रेलवे को विस्तार देना। ये जो आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इसमें 18,658 करोड़ रुपए की लागत, कितने रुपए की लागत आएगी, 18,658 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और अगर अपन बात करें तो इस परियोजना का काम पूरा होने के बाद में लगभग 1247 किलोमीटर की जो है भारतीय रेलवे की क्या बढ़ जाएगी दोस्तों, 1247 किलोमीटर का विस्तार हो जाएगा। और ये जो योजना है, अगर राज्यों की बात करें अपन, तो राज्यों में आपका छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र और ओडिशा, इन 3 राज्यों को कवर करेगी आपकी ये योजना। ठीक है, मल्टी ट्रैक योजना इन 3 राज्यों के अंदर है। और अगले प्रश्न के ऊपर अगर अपन चर्चा करें, राष्ट्रपति की पुर्तगाल स्लोवाकिया यात्रा। देखो दोस्तों, अभी अप्रैल महीने के अंदर अपन ने प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा पड़ी है, और अप्रैल महीने में ही भारत की राष्ट्रपति श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू जी की पुर्तगाल और स्लोवाकिया यात्रा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से और अपने जो है राष्ट्रीय प्रश्नों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है दोस्तों। समय देखिए 7 से 10 अप्रैल 2025 को 2 देशों की यात्रा रही है, पुर्तगाल की और स्लोवाकिया की। कब से कब तक रही है? 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। देखिए इसका उद्देश्य क्या है यात्रा का? दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना, यानी दोनों देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों को क्या करना? मजबूत करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पुर्तगाल की। राजनीतिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न पर राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा के निमंत्रण पर, यानी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत और पुर्तगाल के राजनीतिक संबंधों की 50 वर्षों की वर्षगांठ पूरी होने के जश्न की जो है खुशी के अंदर वहां के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ने भारत के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, तो उनके निमंत्रण पर पुर्तगाल गई। एक प्रश्न ये भी क्रिएट हो जाता है दोस्तों, यहां पर देखिए कि हाल ही में भारत के किन के साथ में, यानी भारत जो अपना देश है इसके कौन से देश के साथ में राजनीतिक संबंधों की 50 वर्षों की वर्षगांठ पूरी हुई है? तो किसकी हुई है दोस्तों? पुर्तगाल के साथ में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी यात्रा पर गई हैं। अगला देखे, और ये ध्यान रखिएगा 7 और 8 अप्रैल, यानी शुरू के 2 दिन तो पुर्तगाल की यात्रा, और फिर 9 और 10 अप्रैल जो थी वो स्लोवाकिया की यात्रा पर रही। और यहाँ के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने यहाँ की यात्रा पर जो है द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया और आवभगत की। तो ये राजनीतिक संबंधों के हिसाब से दोस्तों राष्ट्रपति की यात्रा रही है। कुछ शख्सियत जो इस अप्रैल के महीने में चर्चा में रही, मनोज कुमार सब वाकिफ होंगे। भारतीय सिनेमा के अंदर एक ऐसा किरदार, अभिनेता, क्या है ये? अभिनेता के साथ साथ दोस्तों निर्देशक भी है और संगीतकार भी है, लेखक भी है। इनका 4 अप्रैल 2025 को क्या हुआ है? निधन हुआ है 87 वर्ष की उम्र में। दोस्तों इनका भारत के प्रति जो देश प्रेम है, इन्होंने देश प्रेम की फिल्मों में काम किया है, तो इनको जो है भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, भारत कुमार। और अगर अपन आगे बात करें तो भारत का जो पुरस्कार है पद्मश्री 1992 में दिया गया। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों 2015 में मिला इनको, मनोज कुमार को। तो ये भी थोड़ा सा अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला है बस्तर पंडु महोत्सव 2025। दोस्तों दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर पंडु महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है। जो वहां के आदिवासी जनजातियां हैं वो अपने कल्चर को, इनका एक ट्रेडिशनल त्योहार है जहां पर इनकी सांस्कृतिक छटा को बिखेरा जाता है। तो यहां पर अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है दोस्तों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। इस जो बस्तर पंडु महोत्सव है, इस बस्तर पंडु महोत्सव के अंदर दोस्तों आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी संबोधित करने के लिए गए थे, और नक्सलवाद की समाप्ति का लक्ष्य मार्च 2026 रखा है। यानी जो नक्सलवाद है इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है? मार्च 2026। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। इसके बाद में है मिशन ऑल आउट, यानी इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कौन सा? मिशन ऑल आउट। ये ऑपरेशन है जिसमें सरकार ने 870 करोड़ रुपए की जो है राशि जारी करी है। इसमें से 520 करोड़ रुपए तो सेना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम में लिए जाएंगे, और 350 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सेना के लिए अत्याधुनिक जो है हथियार खरीदने के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए और तमाम प्रकार की सेना की सुविधाओं के ऊपर खर्च करने की बात है। तो इस तरीके से ये अमित शाह जी का दौरा अपने लिए महत्वपूर्ण है।
पहली स्लाइड के ऊपर भी अपन ने चर्चा करी है। अगला है मधुकांत पटेल। दोस्तों मधुकांत पटेल इसरो के जो है पूर्व जो है रिटायर क्या है वैज्ञानिक है, और इन्होंने मृदा परीक्षण उपकरण तैयार किया है, इसलिए ये चर्चा में आए हैं। देखिए मृदा की गुणवत्ता जांचने के लिए मृदा जो परीक्षण उपकरण है वो लगभग 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देता है कि मृदा की गुणवत्ता कैसी है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो मात्र 10 सेकंड के अंदर आपको मृदा की गुणवत्ता जांच करके दे देगा। तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक है मधुकांत पटेल जो चर्चा में रहे हैं। तो दोस्तों भारत थीम आधारित अपनी पहली क्लास है। तमाम ऐसे प्रश्नों का संकलन करने का प्रयास किया है जो महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। तो भारत की जो है थीम आधारित अगली कक्षाओं में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।